हम बात कर रहे हैं मुगल वंश के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। हमारे पास जो स्रोत है वो बाबर की जीवन की घटनाओं, उसकी लड़ाइयों और उसकी शख्सियत के अलग-अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और लड़ाइयों की सूची दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं, कौन सी रणनीतियां और कौन सी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थीं, जिन्होंने बाबर को फरगना से निकालकर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि हार, दृढ़ता और एक नए दौर की शुरुआत की है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शख्स था कौन। मतलब इसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जन्म 1483 में। हाँ, मध्य एशिया के फरगना में। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उसका खानदान। उसकी वंशावली है ना। हाँ, और ये खानदान ही उसकी पूरी पहचान और महत्वाकांक्षा का केंद्र था। वो दो बहुत शक्तिशाली और सच कहें तो खूंखार योद्धा वंशों का संगम था। पिता की तरफ से वो तैमूर लंग का 5वां वंशज था। वही तैमूर जिसने दिल्ली को लूटा था। बिल्कुल। और माँ की तरफ से वो इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में से एक चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो मतलब उसके अंदर दुनिया पर राज करने का एक तरह का पैदाइशी दावा था। एक तरफ तैमूर की विरासत और दूसरी तरफ चंगेज खां का खून। सही कहा। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ भी रहा होगा। उसकी जाति थी चगताई तुर्क, जो मंगोलों से ही जुड़ी थी। तो वो खुद को हमेशा एक राजकुमार मानता था जिसे सल्तनत विरासत में मिलनी चाहिए थी। और उसने बहुत कम उम्र में शासन करना शुरू कर दिया था। हाँ, 1494 में जब वो सिर्फ 11-12 साल का था, उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मौत हो गई और उसे फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन उसका शुरुआती जीवन लगातार संघर्षों से भरा था। उसने अपनी जमीन खोई, जीती, फिर खोई। और इसी संघर्ष के बीच एक बहुत अहम मोड़ आता है 1507 में। जब वो काबुल पर कब्जा कर लेता है तो वो एक उपाधि अपनाता है, पातशाह। ये मामूली बात नहीं लगती। ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। उस समय तक तैमूर के वंशज मिर्जा जैसी उपाधियां इस्तेमाल करते थे जो उन्हें एक बड़े शासक के अधीन दिखाती थीं। अच्छा। पातशाह की उपाधि अपनाकर बाबर ने ऐलान कर दिया कि अब वो किसी के अधीन नहीं है, वो एक संप्रभु सम्राट है। और वो पहला तैमूरी शासक था जिसने ऐसा किया। तो ये दिखाता है कि उसकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई थी बल्कि और बढ़ गई थी। बिल्कुल। काबुल उसका नया ठिकाना था, जहां से वो एक बड़े साम्राज्य का सपना देख रहा था। तो काबुल में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद उसकी नजर हिंदुस्तान की तरफ मुड़ती है। ज्यादातर लोगों के जहन में बाबर का मतलब सीधे पानीपत की लड़ाई है। हाँ, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उस बड़ी लड़ाई से पहले एक पूरी तैयारी चल रही थी। बिल्कुल। पानीपत तो मुख्य इवेंट था, लेकिन उससे पहले 4 बार बाबर भारत की सीमाओं पर दस्तक दे चुका था। 4 बार? हाँ, और ये हमले सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं थे। इसे एक तरह की सैन्य जासूसी या रैकी कह सकते हैं। वो यहाँ के राजनीतिक माहौल को, रास्तों को और सबसे जरूरी यहाँ के शासकों की सैन्य कमजोरियों को समझ रहा था। तो ये एक तरह से बाजार का मुआयना करने जैसा था, एक बड़ी डील से पहले। और इसी दौरान 1519 में बाजौर और भेरा के किलों पर हुए हमले में एक ऐसी चीज हुई जिसने हिंदुस्तान की जंग का तरीका ही बदल दिया। हाँ, उसने यहाँ पहली बार बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया। भारत में पहली बार। बिल्कुल। और ये एक गेम चेंजर था। सोचिए जरा, उस समय भारतीय सेनाएं सदियों पुरानी रणनीति पर चल रही थीं। हाथियों की विशाल दीवार, घुड़सवारों के हमले। और अचानक उनके सामने एक ऐसी तकनीक आ जाती है जो दूर से ही गोले फेंककर उनकी पंक्तियों को तहस-नहस कर सकती है। सही कहा। तोप की आवाज और उससे होती तबाही का मनोवैज्ञानिक असर बहुत जबरदस्त था। इसके बाद पेशावर, सियालकोट और लाहौर पर भी उसने हमले किए। हाँ, और इन हमलों ने उसकी इस तकनीकी बढ़त को और पुख्ता कर दिया। तो उसने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर दिया था। हाँ। अब उसे बस एक सही मौके की तलाश थी, और वो मौका आया 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी अपनी विशाल सेना के साथ, और दूसरी तरफ बाबर अपनी छोटी लेकिन तकनीकी रूप से बेहतर सेना के साथ। और यहीं पर बाबर की सैन्य प्रतिभा खुलकर सामने आती है ना? हाँ, उसने सिर्फ तोपों पर भरोसा नहीं किया, उसने 2 रणनीतियों का एक घातक मेल तैयार किया। पहली थी तुलगमा युद्ध नीति। ये उसने उज़्बेकों से सीखी थी। सही है। बिल्कुल। इसमें सेना को कई टुकड़ों में बांटा जाता है।
कुछ सामने से लड़ती हैं, जबकि कुछ तेजी से घूमकर दुश्मन को किनारों और पीछे से घेर लेती हैं। मतलब दुश्मन जब सामने लड़ रहा होता है तो हमला चारों तरफ से होने लगता है। वो तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता होगा। बिल्कुल। और इस घेराबंदी के बीच में सामने तोपखाना आग उगल रहा था, जिसे उस्ताद अली और मुस्तफा नाम के 2 तोपची संभाल रहे थे। हाँ, 2 माहिर तुर्की तोपची। इब्राहिम लोधी की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, शायद 10 गुना ज्यादा, लेकिन वो इस दोहरी मार के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि लोधी की सेना में भगदड़ मच गई। वो खुद युद्ध में मारा गया और दिल्ली का तख्त खाली हो गया। मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी। हाँ, इस जीत की खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने काबुल के हर एक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का तोहफे में दिया। और कहते हैं इसी दरियादिली की वजह से लोग उसे कलंदर कहने लगे। लेकिन दिल्ली जीतना एक बात थी और हिंदुस्तान पर राज करना वो बिल्कुल दूसरी। असली चुनौती तो अभी बाकी थी। सही कहा। असली चुनौती थी उत्तर भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत संघ। राणा सांगा वो तो खुद एक महान योद्धा थे। बिल्कुल। और वो दिल्ली पर अपना अधिकार चाहते थे। तो 1527 में खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं और ये लड़ाई पानीपत से भी ज्यादा मुश्किल थी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बाबर की सेना राजपूतों की बहादुरी देखकर घबरा रही थी। अच्छा। और यहीं पर बाबर ने एक लड़ाके के साथ साथ एक चतुर नेता होने का भी सबूत दिया। बिल्कुल। उसने इस लड़ाई को धर्म से जोड़ दिया और जिहाद का नारा दिया। उसने शराब न पीने की कसम खाई, शराब के प्याले तुड़वा दिए, ताकि सैनिकों में एक नया जोश भर सके। हाँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने लड़ाई को निजी अस्तित्व की जंग बना दिया। नतीजा फिर बाबर के हक में रहा। राणा संगा की हार हुई और इस जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी यानी धर्मयोद्धा? हाँ, और इसीलिए खानवा की जीत पानीपत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसने उत्तर भारत में मुगल सत्ता के सबसे बड़े दावेदार को रास्ते से हटा दिया था। तो पानीपत ने उसे दिल्ली दी और खानवा ने उत्तर भारत पर उसका दावा पक्का कर दिया। इसके बाद भी लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा। हाँ, अब वो अपनी सत्ता को मजबूत कर रहा था। 1528 में चंदेरी के युद्ध में उसने मेदिनी राय को हराया, जिससे मालवा पर नियंत्रण हो गया। बिल्कुल। और फिर 1529 में घाघरा का युद्ध, जो बिहार में अफगानों की बची खुची ताकत को कुचलने के लिए था। और ये युद्ध इस लिहाज से भी अनोखा है कि ये जमीन और नदी दोनों पर एक साथ लड़ा गया। हाँ, गंगा नदी में। तो मतलब 4 साल में 4 बड़ी लड़ाइयों ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव को सीमेंट कर दिया। इन लड़ाइयों और रणनीतियों से एक योद्धा बाबर की छवि तो बनती है, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। और ये बहुत ही असाधारण बात है। क्यों? क्योंकि उस दौर के शासक अपनी तारीफ में दूसरों से इतिहास लिखवाते थे, लेकिन बाबर ने अपनी कहानी खुद लिखी, और वो भी अपनी मातृभाषा तुर्की में। तो ये सिर्फ लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें उसकी जीत है तो उसकी हार का दुख भी है, अपनी नाकामियों का जिक्र है, फरगना की यादें हैं, हिंदुस्तान के मौसम, यहाँ के फल फूल, लोगों के बारे में उसकी बहुत बेबाक टिप्पणियां हैं। ये तो किसी शासक की निजी डायरी जैसा लगता है। यही इसे खास बनाता है। ये हमें एक ऐसे बाबर से मिलवाती है जो सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, कला प्रेमी और बहुत अच्छा पर्यवेक्षक भी था। और बाद में इसका अनुवाद भी हुआ है ना? हाँ, अकबर के दौर में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में और फिर अंग्रेजों के समय श्रीमती बेवरेज ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। कला प्रेमी होने का एक और सबूत उसके बाग बगीचे। हाँ, वो बाग बगीचों का बहुत शौकीन था। उसने भारत में ज्यामितीय तरीके से बाग लगाने की परंपरा शुरू की, जिसे 4 बाग शैली कहते हैं। 4 बाग शैली? हाँ, इसमें बाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, जिनके बीच में पानी के फव्वारे या नहरें होती हैं। ये शायद हिंदुस्तान की गर्मी और धूल पर मध्य एशिया की अपनी हरी भरी यादों को जिंदा करने का एक तरीका था। आगरा का आराम बाग इसका एक उदाहरण है। बिल्कुल, वो एक शुरुआती उदाहरण है। और यही शैली आगे चलकर हुमायूं के मकबरे से लेकर ताजमहल तक मुगल वास्तुकला की पहचान बन गई। तो एक तरफ तोपें और तलवारें, दूसरी तरफ कलम और बागबानी। एक ही शख्स में कितने अलग अलग रंग थे। लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है, बाबर भारत आया ही क्यों? क्या ये सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा थी? महत्वाकांक्षा तो थी ही, लेकिन उसे एक मौका भी दिया गया था।
स्रोत बताते हैं कि उसे भारत आने का न्योता खुद हिंदुस्तान से मिला था। अच्छा, किसने दिया था? पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के अपने चाचा आलम खान लोधी दोनों ही सुल्तान से नाखुश थे और उन्होंने ही बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए बुलाया था। मतलब लोधी सल्तनत अंदर से ही खोखली हो चुकी थी। बाबर ने सिर्फ एक कमजोर दरवाजे पर धक्का दिया था। बिल्कुल, उसने यहाँ की राजनीतिक फूट का पूरा फायदा उठाया। वो एक बाहरी आक्रमणकारी तो था, लेकिन उसे यहाँ अंदर से ही मदद मिल रही थी। ये जानना बहुत जरूरी है। सब कुछ हासिल करने के बाद वो ज्यादा समय तक इसका आनंद नहीं ले पाया। 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, और उसकी मौत के बाद भी उसकी कहानी का एक अध्याय बाकी था। वो क्या? उसे पहले आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया, लेकिन उसकी वसीयत थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। वो जगह जिसे वो अपना घर मानता था। और क्या, उसकी इच्छा पूरी हुई। हाँ, कई साल बाद। उसके अवशेषों को काबुल ले जाकर दफनाया गया। एक शख्स जिसने अपनी जिंदगी घर से दूर एक साम्राज्य बनाने में लगा दी, वो आखिरकार अपने घर लौट गया। तो इन सभी तथ्यों को जोड़कर देखें तो बाबर की क्या तस्वीर उभरती है? वो सिर्फ एक हमलावर नहीं था, वो एक जटिल व्यक्तित्व का इंसान था। एक महान सेनापति, एक चतुर रणनीतिकार, लेकिन साथ ही एक लेखक, एक कवि और प्रकृति प्रेमी भी। और उसकी कहानी दृढ़ता की एक मिसाल है। एक ऐसा राजकुमार जिसने अपना पुश्तैनी राज्य खो दिया, जिसे सालों तक भटकना पड़ा, लेकिन उसने अपनी महत्वाकांक्षा को कभी मरने नहीं दिया। उसने नई तकनीक सीखी, सही मौके का इंतजार किया और जब मौका मिला तो उसे पूरी ताकत से भुनाया। उसी ने वो मंच तैयार किया जिस पर अकबर जैसे शासक एक महान साम्राज्य का निर्माण कर सकें। बाबर ने अपनी आत्मकथा में हिंदुस्तान के बारे में लिखा था, ये एक कम आकर्षण वाला देश है। यहाँ के लोग मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। ये एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया था। सोचने वाली बात यह है कि अगर बाबर को कुछ और साल हिंदुस्तान में बिताने का मौका मिलता, तो क्या यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों के साथ उसका अनुभव उसकी इस राय को बदल पाता? और अगर ऐसा होता तो क्या मुगल साम्राज्य का शुरुआती स्वरूप कुछ अलग होता? इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं, 1530 से 1556 ईस्वी। हुमायूं, देखिए, इस नाम का मतलब होता है किस्मत वाला या भाग्यशाली। हाँ, भाग्यशाली। पर विडंबना देखिए, इतिहासकार लेन पूल ने उसके बारे में लिखा है कि वो जिंदगी भर लुढ़कता रहा और आखिर में लुढ़क कर ही मर गया। मतलब नाम और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल। तो चलिए आज इस दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरी कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम हर तारीख, हर नाम और हर घटना को याद रखने के लिए कुछ मजेदार कहानियां और देसी जुगाड़ मतलब मिनोमिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि सब कुछ दिमाग में छप जाए। हाँ, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम छप जाए। बेहतरीन। तो कहानी शुरू होती है 1530 से। बाबर की मौत के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। पर ये कोई फूलों का ताज तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कांटों से भरा ताज था। उसे विरासत में ऐसी सल्तनत मिली जो चारों तरफ से मतलब मुश्किलों से घिरी हुई थी। क्या क्या मुश्किलें थीं उस वक्त? देखिए, इस हुमायूं के सामने असल में 3 बड़ी पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी अफगान दुश्मन। अच्छा, जिन्हें बाबर ने हराया तो था। हराया जरूर था, पर जड़ से खत्म नहीं कर पाया था। महमूद लोधी और खास तौर पर शेर खां, जो आगे चलकर शेरशाह सूरी बनेगा, वो घात लगाए बैठे थे। और दूसरी चुनौती? दूसरी चुनौती थी खाली खजाना। बाबर एक शानदार योद्धा था, पर अच्छा खजांची नहीं था। उसने जो भी दौलत जीती वो लड़ाइयों में और अपने अमीरों में दिल खोलकर लौटा दी। मतलब हुमायूं के पास सल्तनत चलाने के लिए पैसे ही कम पड़ गए। बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे पेचीदा चुनौती थी उसके अपने भाई। घर के अंदर ही दुश्मन। एक तरह से हाँ। बाबर ने मरते समय हुमायूं से वचन लिया था कि वो अपने भाइयों के साथ उदारता से पेश आएगा, और हुमायूं ने ये बात रखी। उसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल लगती है। थी। ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसने एक मजबूत साम्राज्य को मजबूत करने के बजाय उसे 4 हिस्सों में बांट दिया। तो ये बंटवारा किया कैसे उसने, और कौन कौन थे भाई? इसको याद रखने के लिए एक बहुत बढ़िया देसी जुगाड़ है। बताइए। बस ये लाइन दिमाग में बैठाइए। हुमायूं ने भाइयों को साम्राज्य ऐसे बांटा जैसे कोई काम अस्कर हिंद में। काम अस्कर हिंद में। हाँ, यहां काम से है कामरान, जिसे सबसे जरूरी इलाके मिले,
काबुल, कंधार और पंजाब। अच्छा। अस्कर से है अस्करी, जिसे संभल का इलाका मिला, और हिंद से है हिंदाल, जिसे मेवात मिला। कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये तो बढ़िया है। इस बंटवारे ने हुमायूं को मध्य एशिया से काट दिया और उसके सबसे वफादार सैनिक भी कामरान के हिस्से चले गए। तो इतनी सारी मुश्किलें एक साथ थीं, पर हुमायूं ने अपनी फौजी मुहिम तो शुरू की होगी। हाँ बिल्कुल। 1531 में उसका पहला बड़ा निशाना बना कालिंजर का किला। शासक था प्रताप रुद्रदेव। तो क्या हुआ वहां? उसने किले को घेर तो लिया, पर कई महीनों की घेराबंदी के बाद भी जीत नहीं सका। आखिर में उसने प्रताप रुद्रदेव से कुछ धन और हर्जाना लिया और संधि करके वापस आ गया। मतलब जीत अधूरी रही। हाँ, तो इसे याद रखने के लिए हम कह सकते हैं 31 में रुद्र को जीत नहीं सका, बस धन लेकर लौटा, जैसे प्रसाद लेकर लौटते हैं। सही है। इसके बाद? इसके ठीक अगले साल 1532 में हुमायूं ने चुनार के किले को घेरा। ये किला उस वक्त के सबसे चालाक अफगान सरदार शेर खां के कब्जे में था। ये तो सीधा शेर की मांद में हाथ डालने जैसा था। बिल्कुल। ये घेराबंदी लगभग 4 महीने चली। शेर खां समझ गया कि अभी हुमायूं से सीधे लड़ना खुदकुशी है, तो उसने चालाकी से संधि कर ली। और हुमायूं मान गया? मान गया। शेर खां ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने बेटे कुतुब खां को एक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेवा में भेज दिया। हुमायूं इस दिखावे में आ गया। अच्छा। तो इसके लिए मेमोरी ट्रिक है, 32 में शेर ने बेटे कुतुब को भेजकर जान बचाई। इसके बाद हुमायूं का ध्यान गया गुजरात और मालवा की तरफ, जहां बहादुर शाह अपनी ताकत बढ़ा रहा था। हाँ, 1534-35 में। और इस अभियान में वो जबरदस्त कामयाब भी रहा। उसने बहादुर शाह को हराकर मांडू और चांपानेर जैसे मजबूत किलों पर कब्जा कर लिया। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है। हाँ, यहां तक सब ठीक था। लेकिन फिर हुमायूं ने वही गलती दोहराई, जरूरत से ज्यादा भरोसा। उसने जीते हुए गुजरात का सूबेदार अपने भाई अस्करी को बना दिया। और जैसा कि नाम से लग रहा है, अस्करी ने कुछ खास किया नहीं होगा। एकदम। इसको याद रखने का तरीका उसके नाम में ही छिपा है। अस्करी काम में निकला असफल। वो शासन संभाल नहीं पाया और पूरा गुजरात फिर से मुगलों के हाथ से निकल गया। मतलब भाइयों पर भरोसा करना उसे बहुत महंगा पड़ रहा था। बहुत ज्यादा। तो जब हुमायूं पश्चिम में उलझा था, तब पूरब में शेर खां अपनी ताकत बढ़ा रहा होगा। बिल्कुल। और हुमायूं को यह एहसास हुआ, तो अपनी गलती सुधारने के लिए 1537 में उसने दोबारा चुनार का रुख किया। इस बार तो जीत गया होगा। इस बार उसने कोई ढील नहीं दी। पूरे 6 महीने की घेराबंदी के बाद चुनार जीता। फिर 1538 में बंगाल की राजधानी गौड़ पर भी कब्जा कर लिया। और गौड़ की खूबसूरती देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। इतना खुश हुआ कि उसने उस जगह का नाम ही जन्नताबाद, यानी स्वर्ग, रख दिया। हाँ, और बस वहीं वो महीनों तक जश्न, आराम और अफीम के नशे में डूब गया। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शायद जीवन की सबसे घातक भूल। जब हुमायूं जन्नत में खोया था, तब शेर खां अपनी ताकत को संगठित कर रहा था। हमारी मेमोरी ट्रिक भी यही कहती है, 37 में चुनार जीता, 38 में जन्नत में खो गया। और इसी के साथ कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हुमायूं और शेर खां का आमना सामना होता है। वो लड़ाइयां जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। पहली बड़ी लड़ाई, चौसा का युद्ध, 26 जून 1539। क्या हुआ था इस युद्ध में? बिहार में गंगा के किनारे हुमायूं की थकी हुई सेना पर शेर खां ने अचानक हमला कर दिया। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हुमायूं के अपनी जान पर बनाई और उसे अपने घोड़े समेत उफनती गंगा नदी में कूदना पड़ा। और कहते हैं कि वो डूबने ही वाला था। हाँ, कि निजाम नाम के एक भिश्ती, यानी पानी भरने वाले एक आम आदमी ने अपनी मश्क के सहारे उसकी जान बचाई। एक शहंशाह की जान एक मामूली भिश्ती ने बचाई। बिल्कुल। और हुमायूं इस एहसान को भूला नहीं। सालों बाद जब वो दोबारा बादशाह बना, तो उसने निजाम को ढूंढकर उसे एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया। वाह। इस पूरी घटना को याद रखने के लिए एक कहानी है। 39 में चौसा खेलते खेलते जान पर बनाई, तो निजाम ने आकर जान बचाई। और इसी जीत के बाद शेर खां शेरशाह बना, है ना? एकदम सही। इसी जीत के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। चौसा की हार एक बड़ा झटका था, लेकिन फाइनल मैच तो अभी बाकी था। हाँ, फाइनल मैच 17 मई 1540 को कन्नौज के पास, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें क्या हुआ? हार हुई। अब उसके पास भारत छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और दिल्ली पर शेरशाह का कब्जा हो गया। हाँ, दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। इसके लिए हमारा देसी जुगाड़ है 1540, हुमायूं का इंडिया से पत्ता 40। खाली। तो इस तरह भाग्यशाली हुमायूं
अब एक भगोड़ा बादशाह बन चुका था, अगले 15 साल दर दर भटकते हुए। बिल्कुल। वो सिंध और राजस्थान के रेगिस्तानों में भटकता रहा। लेकिन इसी अंधेरे दौर में उसकी जिंदगी में उम्मीद की दो किरणें आई। पहली 1541 में। निकाह। हाँ, उसने अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की बेटी हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। हमारी ट्रिक है, 41 में भटकते हुए हमीदा का हाथ थामा। और इसी निकाह के ठीक एक साल बाद 15 अक्टूबर 1542 को इतिहास के सबसे महान बादशाहों में से एक का जन्म हुआ, अकबर का। अमरकोट के राजपूत राजा वीरशाल के महल में हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। और कहते हैं हुमायूं उस वक्त इतना गरीब था कि उसके पास बांटने के लिए कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं, सिवाय कस्तूरी के एक टुकड़े के। उसने वही तोड़कर अपने सरदारों में बांटी और कहा कि जिस तरह इस कस्तूरी की खुशबू फैल रही है, एक दिन मेरे बेटे का यश भी पूरी दुनिया में फैलेगा। इसे कैसे याद रखें? 42 में वीर के घर अकबर जैसा शहंशाह आया। अपने परिवार की सुरक्षा के बाद हुमायूं मदद की तलाश में ईरान पहुंचा। हाँ, ईरान के शाह तहमास ने उसकी मदद की, पर एक शर्त पर। क्या शर्त थी? कि हुमायूं को सुन्नी से शिया धर्म अपनाना होगा। मजबूरी में हुमायूं ने यह शर्त मान ली। शाह की मदद से उसने 1545 में काबुल और कंधार वापस जीत लिया। तो अब उसके पास हिंदुस्तान वापस जीतने के लिए एक ठिकाना था। हाँ, एक ठिकाना और एक सेना। और वो मौका उसे मिला 1555 में, जब सूर साम्राज्य कमजोर हो चुका था। तो वापसी की लड़ाइयां? 1555 में दो बड़ी लड़ाइयां लड़ी। पहली 15 मई को मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसमें उसने पंजाब में अफगान सरदार नसीब खां और तातार खां को हराया। और इसकी ट्रिक? 55 में मछली की तरह अफगानों को पकड़ा। और दूसरी और आखिरी लड़ाई थी सरहिंद का युद्ध, 22 जून 1555 को। इस युद्ध में मुगल सेना की कमान हुमायूं के सबसे वफादार सेनापति बैरम खां के हाथ में थी। उन्होंने सिकंदर सूर को हराकर दिल्ली की गद्दी वापस पाली। मतलब ये बैरम खां की जीत थी? हाँ, एक तरह से। इसीलिए हम कहते हैं सरहिंद जीतकर हुमायूं फिर से बना सिकंदर। तो 15 साल भटकने के बाद भाग्यशाली हुमायूं की किस्मत ने आखिरकार उसका साथ दिया, पर सुकून शायद उसकी किस्मत में था ही नहीं। बिल्कुल। वो मुश्किल से 6 महीने ही राज कर पाया। जनवरी 1556 में दिल्ली में अपने ही बनाए हुए दीन पनाह किले में एक लाइब्रेरी थी, शेर मंडल। अच्छा। वो उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था कि अजान की आवाज सुनकर जल्दी में झुका, पैर उलझा और गिरने से उसकी मौत हो गई। इसीलिए लेनपूल ने कहा था, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़ककर ही मर गया। वाकई क्या विडंबना है ना? अच्छा, अब कुछ और रोचक बातें भी तो हैं हुमायूं के बारे में। हाँ, बिल्कुल। पहली बात, हुमायूं ज्योतिष में अंधविश्वास की हद तक यकीन करता था। वो हफ्ते के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। 7 दिन 7 अलग रंग के कपड़े? जैसे रविवार को सूर्य के लिए पीला, सोमवार को चांद के लिए सफेद और शनिवार को शनि के लिए काला। वाह। खैर, उसकी मौत के बाद जो मकबरा बना, कहते हैं वो भी बहुत खास है। वो तो वास्तुकला का एक अजूबा है। दिल्ली में है और इसे उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इसकी 3 खासियतें हैं। बताइए। पहली, ये भारत में दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा है। दूसरी, ये 4 बाग शैली में बना है। और तीसरी, इसी वजह से इसे ताजमहल का पूर्वगामी या प्रोटोटाइप ऑफ द ताजमहल भी कहा जाता है। मतलब ताजमहल का डिजाइन कहीं ना कहीं यहीं से प्रेरित था। काफी हद तक। तो ट्रिक है, हाजी बेगम ने दोहरे गुंबद वाला मकबरा बनवाया जो ताजमहल का प्रोटोटाइप था। और कहते हैं मुगल चित्रकला की नींव भी हुमायूं ने ही रखी थी। ये कैसे? हाँ, ये कमाल की बात है कि एक हारा हुआ बादशाह भी कला की कद्र करना नहीं भूला। जब वो ईरान से वापस आया तो अपने साथ 2 मशहूर फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद को भारत लेकर आया। अच्छा। इन्हीं दोनों ने भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत की। हमारी मेमोरी ट्रिक है, सैयद और समद चित्रकारी में थे उस्ताद। और जिस दीन पनाह किले में उसकी मौत हुई, वो भी उसी ने 1533 में बनवाया था। हालांकि बाद में शेरशाह ने उसे तोड़वाकर पुराना किला बनवाया। और एक आखिरी बात, कोहिनूर हीरा भी ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं को ही मिला था। वाह! तो ये थी हुमायूं की पूरी कहानी, उतार चढ़ाव और भाग्य दुर्भाग्य से भरी। चलिए अब 2 मिनट में सब कुछ दोहराते हैं। जरूर। तो बादशाह का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नाम का मतलब भाग्यशाली, पर था अभागा। उसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल।
और ट्रिक थी काम अस्कर हिंद में। उसकी दो सबसे बड़ी हार शेरशाह के खिलाफ थीं। पहली 1539 में चौसा का युद्ध, जहां निजाम भिश्ती ने जान बचाई, और दूसरी 1540 में कन्नौज का युद्ध, जिसके बाद उसका इंडिया से पत्ता चालीस हो गया। निर्वासन के दौरान 1541 में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया और 1542 में राजा वीरशाल के घर में अकबर का जन्म हुआ। 15 साल बाद 1555 में शानदार वापसी हुई। 2 युद्ध जीते, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। और आखिरकार 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से लुढ़क कर मौत। उसका मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम ने बनवाया, जो दोहरे गुंबद वाला है और ताजमहल का पूर्वगामी कहलाता है। और वो अपने साथ 2 उस्ताद चित्रकार लाया, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, जिन्होंने मुगल चित्रकला की नींव रखी। इस टॉपिक से इतना ही। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे शासक की कहानी में उतरेंगे जिसने मतलब सिर्फ 5 साल हुकूमत की, लेकिन उसका असर आज आप सोचिए 500 साल बाद भी हमारी जिंदगी पर है। बिल्कुल। हम जिस रुपए का इस्तेमाल करते हैं या जिस जीटी रोड पर चलते हैं, उसकी नींव इसी आदमी ने रखी थी। तो ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं है, बल्कि एक विजनरी की है, एक सिस्टम बिल्डर की। एकदम सही कहा। एक ऐसा इंसान जिसने सल्तनत जीतने से ज्यादा उसे चलाने का तरीका समझा। हम फरीद नाम के एक जागीरदार के बेटे के शेरशाह यानी हिंदुस्तान के शहंशाह बनने के सफर को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि क्यों उसे अकबर का अग्रगामी या एक तरह से रास्ता दिखाने वाला कहा जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, फरीद से। बिहार के सासाराम में एक बहुत ही कह सकते हैं मामूली शुरुआत। हाँ, शुरुआत तो बिल्कुल साधारण थी। उसके पिता हसन सासाराम में एक छोटी सी जागीर के मालिक थे, लेकिन फरीद की सोच वो साधारण नहीं थी। उसे पता था कि असली ताकत ज्ञान में है। इसीलिए वो जौनपुर गया। जी, इसीलिए वो जौनपुर गया, जिसे उस जमाने में शिराजे हिंद कहते थे। वो उस दौर का मतलब एक बहुत बड़ा नॉलेज हब था। वहां उसने सिर्फ किताबी बातें नहीं सीखी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और इतिहास की गहरी समझ हासिल की। मतलब अपनी नींव बहुत मजबूत बनाई उसने। लेकिन ये फरीद से शेर खां बनने की कहानी तो बड़ी फेमस है। ये क्या सिर्फ एक नाम का बदलाव था? नहीं नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। ये उसकी ब्रांडिंग की शुरुआत थी। जब वो जौनपुर से लौटा तो बिहार के सूबेदार थे बहार खां लोहानी, उनके लिए काम करने लगा। तो कहानी ये है, जो काफी मशहूर है, कि शिकार के दौरान उसने एक ही वार में अपनी तलवार से एक शेर को मार गिराया। एक ही बार में? जी। ये तो सुनने में किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। उसकी तो रेपुटेशन रातों रात बन गई होगी। बिल्कुल। बहार खां उसकी बहादुरी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसे शेर खां की उपाधि दे दी। ये एक तरह का पब्लिक ऐलान था कि भाई ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। यहीं से उसका रुतबा और उसकी महत्वाकांक्षा दोनों बढ़ने लगी। और इसी बढ़ते रुतबे ने उसे सीधे मुगल बादशाह हुमायूं के सामने ला खड़ा किया। यहाँ से तो टकराव होना ही था। हाँ, और ये टकराव 2 बहुत अहम लड़ाइयों में सामने आया। पहली थी 1539 में चौसा की लड़ाई। चौसा? शेर खान ने हुमायूं की सेना को ऐसी बुरी तरह हराया कि बादशाह को अपनी जान बचाने के लिए, कहते हैं, नदी में कूदना पड़ा। इस जीत ने शेर खान का आत्मविश्वास आसमान पर पहुंचा दिया। और इसी जीत के बाद उसने खुद को शेरशाह घोषित कर दिया, राइट? मतलब शेर खान से शेरशाह। हाँ, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक तरह से ऐलान था कि अब वो सिर्फ एक सेनापति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का बादशाह बनने का दावेदार है। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। लेकिन असली फैसला तो अभी बाकी था। बिल्कुल। ठीक अगले साल 1540 में कन्नौज या बिलग्राम में दोनों सेनाएं फिर आमने सामने हुई, और इस बार शेरशाह ने हुमायूं को ऐसी निर्णायक हार दी कि उसे लिटरली हिंदुस्तान छोड़कर ही भागना पड़ा। और दिल्ली का तख्त खाली हो गया। और दिल्ली का तख्त शेरशाह सूरी का हो गया। तो उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे, एक साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलाया जा सकता। इससे एक सिस्टम की जरूरत होती है। तो शेरशाह का वो सिस्टम क्या था? सुल्तान बनने के बाद उसका असली काम शुरू हुआ। उसने सबसे पहले उन इलाकों पर ध्यान दिया जहां विद्रोह की आशंका थी, जैसे कि बंगाल। अच्छा, बंगाल में तो हमेशा से बगावत होती रहती थी। तो उसने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उसने पूरे बंगाल को 19 छोटे छोटे जिलों में, जिन्हें सरकार कहते थे, उनमें बांट दिया, और हर जिले पर एक शिकदार-ए-शिकदारान नाम का असैनिक अधिकारी बिठा दिया।
कमाल है, ताकि कोई एक सूबेदार इतना ताकतवर ही ना हो सके कि वो दिल्ली को चुनौती दे। हाँ। पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। बिल्कुल, लेकिन उसकी हर जीत इतनी आसान और साफ सुथरी नहीं थी। 1543 में रायसीन की विजय वो उसके चरित्र पर एक गहरा धब्बा छोड़ गई। हाँ, राजा पूरनमल वाली घटना वो एक धोखा माना जाता है। वो धोखा ही था। शेरशाह रायसीन का किला जीतने पा रहा था, तो उसने कुरान की कसम खाकर राजा पूरणमल को सुरक्षित बाहर निकलने का वादा किया। अब पूरणमल ने एक शासक की कसम पर भरोसा कर लिया, लेकिन जैसे ही वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ बाहर आए, शेरशाह की सेना ने उन सब पर हमला करके उन्हें मार डाला। ये सुनना थोड़ा परेशान करता है। एक तरफ वो इतना काबिल प्रशासक है और दूसरी तरफ इतना क्रूर। ये दिखाता है कि वो हद से ज्यादा प्रैग्मेटिक था। मतलब उसके लिए लक्ष्य हासिल करना सबसे जरूरी था, रास्ता चाहे कोई भी हो। लेकिन इसके ठीक अगले साल 1544 में मारवाड़ की लड़ाई ने उसे राजपूतों की वीरता का कायल बना दिया। ये वही लड़ाई है ना जहां उसने वो मशहूर बात कही थी? जी हाँ, मारवाड़ के राजा थे मालदेव और उनके 2 सेनापति जयता और कुंपा। इतनी बहादुरी से लड़े कि शेरशाह की सेना के पसीने छूट गए। वो ये युद्ध बस मुश्किल से जीता। और तब उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मारवाड़ की सूखी जमीन की तरफ इशारा करते हुए लगभग पूरा हिंदुस्तान खो चुका था। ये दिखाता है कि वो अपने दुश्मनों की ताकत को सम्मान देना भी जानता था। और फिर उसका अंत भी एक लड़ाई के मैदान में ही हुआ, 1545 में कालिंजर में। हाँ, ये उसका आखिरी अभियान था। कालिंजर के किले की दीवार तोड़ने के लिए तोपों का इस्तेमाल हो रहा था। तो उक्का नाम की एक तोप का गोला, उक्का, वो गोला दीवार से टकराकर वापस वहीं आ गिरा जहां बारूद का ढेर रखा था। एक भयानक विस्फोट हुआ और शेरशाह बुरी तरह जल गया और उसकी मौत हो गई। एक योद्धा की तरह जिया और एक योद्धा की तरह ही मरा। खैर, जैसा हमने शुरू में कहा, उसकी असली विरासत लड़ाइयां नहीं बल्कि उसके सुधार हैं। चलिए उसके प्रशासनिक सुधारों पर आते हैं। जमीन से टैक्स लेने की उसकी व्यवस्था को क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने सिस्टम को किसान केंद्रित, मतलब फार्मर सेंट्रिक बना दिया। सबसे पहले उसने जमीन को नापने के लिए गजे सिकंदरी का इस्तेमाल किया, जो एक स्टैंडर्ड पैमाना था, ताकि हर किसी के लिए माप एक जैसा हो। फेयर इनफ। फिर जमीन को उसकी पैदावार के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा, उत्तम, मध्यम और निम्न, यानी अच्छी, औसत और खराब जमीन, ताकि हर किसी से एक जैसा टैक्स न लिया जाए। ये तो बहुत निष्पक्ष लगता है। यही उसकी खासियत थी। फिर तीनों श्रेणियों की औसत उपज निकालकर उसका 1/3 13 हिस्सा टैक्स के रूप में तय किया गया। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति थी पट्टा और कबूलियत। पट्टा और कबूलियत? ये क्या था? पट्टा एक सरकारी दस्तावेज था, एक अधिकार पत्र जिसमें लिखा होता था कि किसान के पास कितनी जमीन है और उसे कितना टैक्स देना है, सब कुछ कागज पर। कोई गोलमाल नहीं, कोई जबानी बात नहीं। बिल्कुल। और बदले में किसान कबूलियत यानी एक सहमति पत्र पर दस्तखत करता था कि हाँ, मैं इन शर्तों को कबूल करता हूं। यह राज्य और किसान के बीच एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था। इसने बीच के उन सभी बिचौलियों को हटा दिया जो किसानों का खून चूसते थे। और इसी स्थिर आमदनी ने शायद उसे दूसरे बड़े सुधारों के लिए पैसा दिया होगा, जैसे मुद्रा सुधार। आज का रुपया उसी की देन है। ये बात तो कमाल की है। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं था, ये उस दौर की एक आर्थिक क्रांति थी। सोचिए, उससे पहले बाजार में हर तरह के पुराने घिसे पिटे मिलावटी सिक्के चलते थे। व्यापार करना एक सिरदर्द था। शेरशाह ने आकर कहा, ये सब बंद करो, और एक स्टैंडर्ड करेंसी लागू की। उसने 2 स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, एक शुद्ध चांदी का 178 ग्रेन का जिसे उसने रुपया नाम दिया, और दूसरा तांबे का 380 ग्रेन का जिसे दाम कहा गया। अच्छा, तो रुपया और दाम दोनों उसने शुरू किया। हाँ, और सबसे जरूरी बात, उसने उनका एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तय कर दिया, 1 रुपया बराबर 64 दाम। अब एक व्यापारी बंगाल से पंजाब जाए या गुजरात, उसे पता था कि उसके पैसे की कीमत वही रहेगी। इसने व्यापार को एक अभूतपूर्व सुरक्षा और गति दी। ये तो बिल्कुल आज के यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम जैसा है। एक देश, एक करेंसी। और व्यापार को गति देने के लिए उसने सड़कों का जाल भी तो बिछाया था। हाँ, और क्या शानदार जाल था वो। उसकी बनाई सड़क आजम, जिसे आज हम जीटी रोड कहते हैं, बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक जाती थी। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये साम्राज्य की धमनी थी, उसकी आर्टरी थी।
और इन सड़कों पर उसने जो सराएं बनवाई वो भी अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम थी। बिल्कुल, करीब 1700 सराएं बनवाईं, और ये सिर्फ हाईवे पर बने मोटेल नहीं थे। हर सराय में यात्रियों के लिए अलग-अलग कमरे, जानवरों के लिए जगह, एक कुआं, सब होता था। लेकिन इनका एक और बहुत बड़ा काम था। डाक व्यवस्था और खुफिया तंत्र। एग्जैक्टली हर सराय में 2 घोड़े हर वक्त तैयार रहते थे। जैसे ही कोई सरकारी खत या संदेश आता, एक घुड़सवार उसे लेकर अगली सराय की तरफ दौड़ पड़ता। इस सिस्टम से डाक और खुफिया जानकारी अविश्वसनीय तेजी से राजधानी तक पहुंचती थी। ये सराय सल्तनत का नर्वस सिस्टम थी। जमीन, पैसा और कनेक्टिविटी, ये तीनों चीजें आज भी किसी देश की तरक्की का आधार हैं। शेरशाह 500 साल पहले ये बात समझ रहा था, तो क्या इसीलिए उसे अकबर का अग्रगामी कहते हैं? इसलिए जिस प्रशासनिक मॉडल को अपनाया, वो लगभग पूरी तरह शेरशाह का ही मॉडल था। मतलब अकबर ने बस उससे स्केल अप कर दिया। एक तरह से हाँ, जमीन की पैमाइश, पट्टा कबूलियत, एक स्टैंडर्ड करेंसी और एक संगठित प्रशासन, ये सब अकबर ने शेरशाह से ही सीखा और उसे बड़े पैमाने पर लागू किया। शेरशाह ने नींव रखी, अकबर ने उस पर शानदार इमारत खड़ी की। और साहित्य के क्षेत्र में भी उसके दौर में एक बड़ा काम हुआ था, पद्मावत। जी, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना महान महाकाव्य पद्मावत शेरशाह के शासनकाल में ही पूरा किया था। और हमें शेरशाह के प्रशासन के बारे में इतनी बारीक जानकारी एक किताब से मिलती है, तारीख-ए-शेरशाही, जिसे अब्बास खां सरवानी ने लिखा था। तो एक तरफ कला और साहित्य को भी पनपने का मौका दिया और दूसरी तरफ दिल्ली में पुराना किला जैसी मजबूत इमारतें भी बनवाई। उसने अपना मकबरा भी खुद ही बनवाया था सासाराम में। हाँ, और वो मकबरा उसकी शख्सियत की तरह ही है। एक झील के बीच में बना, मजबूत, शानदार और हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का एक बेहतरीन संगम। वो दिखाता है कि वो जड़ों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नजर भविष्य पर थी। चलिए तो एक बार जल्दी से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं ताकि श्रोताओं के दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल, एक क्विक रिवीजन। तो बचपन का नाम फरीद, पिता हसन सासाराम के जमींदार, शेर खां की उपाधि दी बिहार के सूबेदार बाहर खां लोहानी ने शेर मारने पर। 2 बड़े युद्ध हुमायूं के साथ, 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज, जिसके बाद वो सुल्तान बना। फिर उसके अभियान, रायसीन में राजा पूरनमल से धोखा, मारवाड़ में राजा मालदेव के खिलाफ मुश्किल जीत और कहा मुट्ठी भर बाजरे वाला डायलॉग। और अंतिम अभियान कालिंजर 1545 में, जहां उक्का तोप के गोले से विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल। अब उसके सुधार, भू राजस्व में उपज का 13 हिस्सा, किसानों के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था, 2 और टैक्स थे, जरीबाना यानी सर्वे का चार्ज 0.5% और महासिलाना यानी कलेक्शन का चार्ज 5%। इसको याद रखने का कोई तरीका? सिंपल है, जरीब मतलब नापने की चेन, तो जरीबाना हुआ नापने का चार्ज, और महासिलाना मतलब हासिल करना, तो वो हो गया कलेक्शन चार्ज। बढ़िया। और मुद्रा में? चांदी का रुपया 78 ग्रेन, तांबे का दाम 380 ग्रेन और अनुपात था 1 रुपया बराबर 64 दाम। निर्माण कार्य में सबसे जरूरी सड़कें आजम यानी जीटी रोड, करीब 1700 सराय जो डाक चौकी का भी काम करती थी। अपना मकबरा बनवाया सासाराम में और दिल्ली में पुराना किला। और अंत में उसे अकबर का अग्रगामी कहते हैं। उसके समय में जायसी ने पद्मावत लिखी और अब्बास खां सरवानी ने तारीख के शेरशाही। ये हैं मुख्य पॉइंट्स। तो एक मामूली जागीरदार के बेटे से शुरू होकर धोखे और बहादुरी के रास्ते दिल्ली के तख्त तक, और फिर ऐसे सुधार जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत की प्रशासनिक नींव रखी। शेरशाह की कहानी वाकई कमाल है, सिर्फ 5 साल में इतना कुछ। और शायद यही सोचने वाली बात है। उसकी सबसे बड़ी विरासत ये विचार है कि एक शासक का काम सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो उसके बाद भी चलता रहे। ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर कालिंजर में वो हादसा ना हुआ होता और शेरशाह को 10-15 साल और मिल जाते, तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता। शायद तब हमें अकबर के अग्रगामी की नहीं, बल्कि शेरशाह के उत्तराधिकारियों की कहानियां पढ़नी पड़ती। इस टॉपिक से इतना ही। आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सम्राट अकबर के बारे में, 1556 से 1505 ईस्वी। जी, और आज हम सिर्फ अकबर के बारे में पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनकी कहानी को एक सफर की तरह समझेंगे। सफर, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है।
हाँ, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक 13 साल का लड़का जिसे विरासत में एक नाम मात्र का और बिखरता हुआ साम्राज्य मिला, वो आखिर इतिहास का सबसे महान शासक अकबर द ग्रेट कैसे बन गया? ये सवाल ही पूरी कहानी को दिलचस्प बना देता है, क्योंकि हम अक्सर अकबर को एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में याद करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनकी शुरुआत कितनी मुश्किलों भरी थी। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, उनके जन्म से। ठीक है। कहानी शुरू होती है हुमायूं के निर्वासन के दौर से। शेर शाह सूरी से हारने के बाद वो दर बदर भटक रहे थे और उन्होंने सिंध के अमरपोट में राणा वीरशाल के यहाँ शरण ली थी। चारों तरफ निराशा का माहौल था, लेकिन उसी महल में 15 अक्टूबर 1542 को एक उम्मीद ने जन्म लिया। क्या बात है। और तारीख भी बड़ी खास है, 15 अक्टूबर 1542। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका हो सकता है। अच्छा, क्या? सोचिए, 15 साल का एक लड़का 42 किलो का था जब उसका जन्म हुआ। हाँ, ये अच्छा है। 15 और 42। और जन्म स्थान अमरकोट। हाँ, और उसे भी याद रख सकते हैं। अकबर इतने वीर थे कि उनका जन्म भी एक वीरशाल के महल में हुआ। ये तो और भी आसान है। तो हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के बेटे का नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब 1556 में हुमायूं की अचानक मौत हो जाती है। जी, सीढ़ियों से गिरकर। उस समय अकबर सिर्फ 13-14 साल के थे और पंजाब में सिकंदर सूर से लड़ रहे थे। उनके संरक्षक बैरम खां ने वहीं पंजाब के कलानौर में ईंटों का एक सिंहासन बनाया। ईंटों का सिंहासन? हाँ, क्योंकि हालात ऐसे थे। और 14 फरवरी 1556 को अकबर की ताजपोशी कर दी। 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। मतलब अकबर को हिंदुस्तान का तोहफा मिला। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह, ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। वही तो मैं सोच रही थी। आज के जमाने में एक 13 साल का बच्चा स्कूल में होता है और वो एक बिखरते हुए साम्राज्य को संभालने जा रहा था। क्या सत्ता सच में उनके हाथ में थी? बेहतरीन सवाल है। शुरुआत में बिल्कुल नहीं। 1556 से 1560 तक असली सत्ता बैरम खां के हाथ में थी। वो एक सख्त लेकिन बेहद वफादार संरक्षक थे। उनके बारे में कोई याद रखने की ट्रिक? हाँ, कह सकते हैं कि बैरम खां में दुश्मनों के लिए रहम नहीं था, पर अकबर के लिए पूरी वफादारी थी। उन्होंने ही मुगल सल्तनत को संभाला। लेकिन फिर 1560 के बाद एक और दौर आया जिसे पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कहा जाता है। ये क्या था? ये वो दौर था जब अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से खुद को आजाद तो कर लिया, लेकिन वो अपनी धाय मां माहम अनगा और उनके परिवार के प्रभाव में आ गए। ये लगभग 1564 तक चला। तो एक तरह से एक स्कूल से निकलकर दूसरे में आ गए। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये अकबर के लिए एक सीखने का दौर था, जहां वो दरबार की राजनीति को करीब से समझ रहे थे और धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे थे। और अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी लड़ाई जीतनी थी, जिसने हिंदुस्तान में मुगलों का भविष्य तय किया। पानीपत का दूसरा युद्ध? जी बिल्कुल। ये युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। एक तरफ थी अकबर की मुगल सेना, जिसका नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे हेमू, जो मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे। लेकिन वो कोई मामूली सेनापति नहीं थे, है ना? कतई नहीं। हेमू ने लड़ाई से ठीक पहले दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अच्छा। वो ये उपाधि धारण करने वाले 14वें और अंतिम हिंदू शासक थे। यानी मुगलों का सामना एक बहुत ही अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा से था। तो युद्ध के मैदान पर क्या हुआ? शुरुआत में हेमू का पलड़ा भारी था। उनकी सेना मुगलों पर हावी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुगलों का सूरज उगने से पहले ही डूब जाएगा। फिर? लेकिन तभी युद्ध का पासा पलटने वाली एक घटना हुई। एक तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। ओह, और बस एक तीर ने इतिहास बदल दिया। जी, सेनापति को गिरते देख उनकी सेना में भगदड़ मच गई। हेमू को पकड़कर मार दिया गया और इस एक जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की सत्ता को फिर से स्थापित कर दिया। और इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से। इस जीत के बाद अकबर ने साम्राज्य विस्तार का काम शुरू किया, लेकिन उनका तरीका सिर्फ लड़ाई का नहीं था। उन्होंने कूटनीति, वैवाहिक संबंध और युद्ध, मतलब सबका इस्तेमाल किया। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है उनकी राजपूताना नीति। एक तरफ उन्होंने आमेर के राजा भारमल से दोस्ती की, हाँ, जिन्होंने 1562 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। इसका एक जुगाड़ है, भारमल ने दुश्मनी का भार उठाने की जगह दोस्ती का रिश्ता जोड़ा। अच्छा है। उन्होंने अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह अकबर से किया। जी, और इसी ने मुगलों और राजपूतों के बीच एक नए दौर की शुरुआत की। लेकिन दूसरी तरफ मेवाड़ था,
जिसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, और इसी वजह से 1576 में हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ। सही कहा। ये युद्ध अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। युद्ध का नतीजा आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है, लेकिन एक बात साफ है कि महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। बिल्कुल, उन्होंने जंगलों से अपना संघर्ष जारी रखा। उनकी वीरता की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। अच्छा, विजय अभियानों में एक और जीत बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, गुजरात विजय। ये इतनी खास क्यों थी? गुजरात विजय जो 1572-73 में हुई, वो कई मायनों में खास थी। पहली बात, गुजरात उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। उस पर कब्जे से मुगल खजाना भर गया। और दूसरी और शायद ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसी अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प होगा। एक जमीन से घिरे साम्राज्य के बादशाह के लिए पहली बार अनंत समंदर देखना। बिल्कुल, और यहीं उनकी मुलाकात पहली बार पुर्तगालियों से भी हुई। इस शानदार जीत की याद में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, जैसे गुजरात जीतकर उनके हौसले बुलंद हो गए हों। हाँ, यही इसका निमोनिक है। उत्तर भारत को मजबूत करने के बाद उन्होंने दक्षिण की तरफ देखा, और वो ऐसा करने वाले पहले मुगल शासक थे। उनका अंतिम अभियान भी दक्षिण में ही था, है ना? हाँ, 1601 में असीरगढ़ का अभियान उनका अंतिम अभियान था। कहा जाता है कि असीरगढ़ का किला इतना मजबूत और असरदार था कि उसे सैन्य बल से जीतना लगभग नामुमकिन था। तो फिर उसे कैसे जीता? उसे सोने की चाबियों से खोला गया। सोने की चाबियों से मतलब रिश्वत देकर? जी, किले के रक्षकों को रिश्वत देकर दरवाजे खुलवाए गए। ये अकबर के सैन्य जीवन का एक तरह से अंत था। लेकिन यहाँ से अकबर की एक नई पहचान सामने आती है, एक समाज सुधारक और प्रशासक की। बिल्कुल, और यहीं पर अकबर बाकी विजेताओं से अलग हो जाते हैं। वो जानते थे कि साम्राज्य सिर्फ जीतने से नहीं, जोड़ने से बनता है। और ये उनके सामाजिक सुधारों में साफ दिखता है। हाँ, उन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर 3 ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने साम्राज्य की नींव बदल दी। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1562? इसका जुगाड़ है कि 62 साल के दास अब आजाद हैं। ये प्रथा बकवास है। बहुत बढ़िया। अगले ही साल 1563 में उन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 63 और तीर्थ सुनने में एक जैसे, ये भी आसान है। और फिर 1564 में सबसे बड़ा कदम उठाया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये सिर्फ टैक्स हटाने की बात नहीं थी, है ना? ये तो पूरे साम्राज्य की सोच बदलने जैसा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। इन सुधारों के जरिए वो बहुसंख्यक आबादी का विश्वास जीत रहे थे। वो ये संदेश दे रहे थे कि ये साम्राज्य सिर्फ मुगलों का नहीं, इसमें रहने वाले हर व्यक्ति का है। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। और उनकी ये जानने की इच्छा सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं थी, वो धर्म और सत्य को भी समझना चाहते थे। जी, इसी वजह से उन्होंने इबादत खाना बनवाया 1575 में। हाँ, इबादत खाना यानी पूजा गृह। शुरुआत में यहाँ सिर्फ मुस्लिम विद्वानों में बहस होती थी, लेकिन उनकी आपसी लड़ाइयों से निराश होकर 1578 में उन्होंने इसके दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। वो हर किसी का नजरिया समझना चाहते थे। और इन सभी चर्चाओं का नतीजा क्या निकला? 2 बड़ी चीजें। 1579 में उन्होंने महजर की घोषणा की। इसका जुगाड़ है, महजर मतलब अब मैं ही हाजिर हूं हर धार्मिक फैसले के लिए। अच्छा, मतलब धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक वो खुद बन गए। जी, और दूसरा था 1582 में दीन इलाही। क्या ये वाकई एक नया धर्म था? इसे धर्म कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये एक आचार संहिता या एक सूफी विचार जैसा था, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य साम्राज्य के अलग अलग लोगों को एक साझा विचार से जोड़ना था। और इन सभी विचारों को लागू करने और साम्राज्य को चलाने के लिए उनके पास एक असाधारण टीम थी, उनके 9 रत्न। बिल्कुल, ये सिर्फ मंत्री नहीं थे, ये अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। जैसे बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, बुद्धि का बल। हाँ, और राजा टोडरमल, जो एक बेहतरीन वित्त मंत्री थे, जिन्होंने 10 साला व्यवस्था शुरू की थी, मतलब 10 साल का पक्का साहब। सही। और फिर तानसेन थे, वो संगीतकार जिनकी तान से तन झूम उठे। सेनापति मान सिंह थे, जो दुश्मनों का मान मर्दन करते थे। अबुल फजल, जिन्होंने अ से अकबरनामा लिखा, और उनके भाई फैजी, जो राजकवि थे। ये टीम ही अकबर की असली ताकत थी। और उन्होंने प्रशासन में भी एक क्रांतिकारी व्यवस्था लागू की, जिसे मनसबदारी कहते हैं। मनसबदारी व्यवस्था, ये कुछ आज के कॉरपोरेट या मिलिट्री स्ट्रक्चर जैसी थी, है ना? जहां आपकी रैंक, आपकी सैलरी और आपकी जिम्मेदारियां तय करती हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका इसे समझने का।
हर अधिकारी को जात और सवार के आधार पर एक रैंक यानी मनसब मिलता था। और सबसे बड़ी बात, ये योग्यता पर आधारित था, विरासत पर नहीं। बिल्कुल, मनसब मतलब मन से सब, काम करो, रैंक मिलेगी, तुम्हारे बेटे को नहीं। ये उस जमाने के लिए एक बहुत आधुनिक सोच थी। इतनी सारी लड़ाइयां, प्रशासन, धर्म पर चिंतन। एक इंसान के तौर पर अकबर कैसे थे? इतिहास बताता है कि वो बहुत ऊर्जावान थे। कहा जाता है कि वो निरक्षर थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उनकी याददाश्त असाधारण थी। वो एक विचारक ज़्यादा थे, एक किताबी विद्वान से। और शायद यही वजह है कि उनके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जी, उन्होंने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जहां महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक के नाम से हुआ। तो 1605 में पेचिश के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनका मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में है, जो उनकी सोच की तरह ही अनूठा है, एक गुंबद विहीन मकबरा। तो ये कहानी थी अकबर की, एक अनपढ़ लेकिन बुद्धिमान शासक, एक महान योद्धा लेकिन शांति का दूत, एक विजेता जिसने दिलों को जीतने की कला सीखी। बिल्कुल। तो चलिए, जो कुछ भी हमने समझा उसे एक बार तेजी से दोहराते हैं, एक त्वरित पुनरीक्षण। जरूर। तो अकबर का जन्म हुआ 1542 में अमरकोट में, और उनकी ताजपोशी हुई सिर्फ 13 साल की उम्र में, 14 फरवरी 1556 को कलानौर में। उसी साल 1556 में उन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया। उनकी राजपूत नीति में दोस्ती और युद्ध दोनों शामिल थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1572 में गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया और 1601 में असीरगढ़ उनका अंतिम अभियान था। समाज सुधार, 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ कर और 64 में जजिया कर का अंत। धार्मिक खोज के लिए 1575 में इबादत खाना बनवाया और 1582 में दीन ए इलाही का विचार दिया। प्रशासन की रीढ़ थी मनसबदारी व्यवस्था और टोडरमल की दहशाला प्रणाली। और अंत में 1605 में उनकी मृत्यु हुई और उनका मकबरा सिकंदरा में है। इस टॉपिक से इतना ही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर 1605 टू 1627 एडी। आज हम मुगल बादशाह जहांगीर के दौर की मतलब एक गहरी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि हर एक तथ्य को कहानी और कुछ मजेदार याद रखने वाले तरीकों से दिमाग में बैठाना है। बिल्कुल। हम जहांगीर की जिंदगी, उसके सुधार, विद्रोह और उसकी कला मोहब्बत को ऐसे समझेंगे कि वो कभी भूले ही ना। तो फिर कहाँ से शुरू करें? चलिए सलीम से जहांगीर बनने के सफर से ही शुरू करते हैं। अच्छा, तो जहांगीर का असली नाम सलीम था। हाँ, और इसके पीछे भी एक कहानी है ना। जी, कहते हैं कि बादशाह अकबर को बड़ी मन्नतों के बाद शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से बेटा हुआ था, इसीलिए उन्होंने नाम सलीम रख दिया। हाँ, और उनका जन्म हुआ था 1569 में फतेहपुर सीकरी में। अब देखिए, इस तारीख को याद रखने का एक देसी जुगाड़ है। बताइए। 1569 सलीम आया छप्पर फत्तर। ये अच्छा है, 1569 सलीम आया छप्पर फत्तर। जी, और इनकी माँ थी मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गुसाई। जहांगीर की शादियों के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। हाँ, 2 शादियां खास थीं। पहली हुई मानबाई से, जो राजा मान सिंह की बहन थी। जहांगीर ने उन्हें शाह बेगम की उपाधि भी दी। लेकिन उनका अंत तो काफी दुखद रहा। बहुत। वो अपने बेटे खुसरो के बर्ताव से इतनी तंग आ गईं कि उन्होंने 1604 में मतलब आत्महत्या कर ली। और दूसरी शादी? दूसरी शादी जगत गुसाई से हुई, जो बाद में शाहजहां की माँ बनी। तो इसे याद रखने का एक तरीका है। क्या? मानबाई ने मान खोया, जगत से शाहजहां आया। मानबाई ने मान खोया, जगत से शाहजहां आया। ये तो एकदम सटीक है। लेकिन देखिए, वो बादशाह बनने से पहले ही 1599 में सलीम ने अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत कर दी थी। हाँ, और सिर्फ बगावत नहीं, उन्होंने तो इलाहाबाद में अपना एक अलग दरबारी लगा लिया था। जी, आखिरकार 1605 में आगरा के किले में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा खिताब अपनाया, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। बिल्कुल। इस खिताब को भी याद करने का एक तरीका है, दीन का नूर नूरुद्दीन, मोहम्मद का जहांगीर बन गया बादशाह गाजी। और साल 1605। हाँ, 1605 जहांगीर ने पहना ताज।
बहुत बढ़िया। तो गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने कुछ सुधार भी किए। जी, उन्होंने 12 अध्यादेश या नियम कानून जारी किए जिन्हें दस्तूर उल अमल कहा गया। और इन 12 नियमों में कुछ खास बातें क्या थी? एक तो उन्होंने छोटे मोटे टैक्स जैसे तमगा और मीर बहरी वो सब खत्म कर दिए। सड़कों को चोर डाकुओं से महफूज बनाया। और वो जायदाद वाला नियम भी बड़ा दिलचस्प था। हाँ, कि वारिसों को ही जायदाद मिलेगी, सल्तनत कब्जा नहीं करेगी। और शराब जैसी नशीली चीजों पर पाबंदी लगा दी। ये तो आयरॉनिक है, क्योंकि वो खुद तो। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उसने नाक कान काटने जैसी जो क्रूर सजाएं थीं उन पर रोक लगा दी, अस्पताल बनवाए, हकीमों को नियुक्त किया। और वो जानवरों वाला नियम? हाँ, हफ्ते में 2 दिन जानवरों को मारना मना था। एक तो रविवार, क्योंकि वो अकबर का जन्मदिन था। और दूसरा बृहस्पतिवार, क्योंकि उस दिन जहांगीर का खुद का राज्याभिषेक हुआ था। इसे याद रखने का कोई जुगाड़ है ना? अकबर का बर्थडे संडे, जहांगीर का राज थर्सडे, इस दिन जानवर को नोवे। ये तो कमाल का है। लेकिन जहांगीर का सबसे मशहूर काम तो शायद न्याय की जंजीर था। जंजीर अदल। हाँ, ये सोने की एक बहुत लंबी जंजीर थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज से लेकर यमुना नदी के किनारे तक लटकाई गई थी, ताकि कोई भी आम इंसान उसे खींचकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सके। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम था। लेकिन जहांगीर के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। गद्दी पर बैठने के बस 1 साल बाद ही विद्रोह हो गया। हाँ, 1606 में। और विद्रोह करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सबसे बड़ा बेटा खुसरो था। तो इसे कैसे याद रखें? 1606 खुसरो ने पंगे लिए। बहरावल की लड़ाई में जहांगीर ने खुसरो को हरा दिया। और इसी विद्रोह से जुड़ी एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी। जी, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने खुसरो की मदद की थी। और इससे जहांगीर बहुत नाराज हो गए। इतने नाराज कि उन्होंने गुरुजी को फांसी दे दी। इससे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ, 5वें गुरु अर्जन ने दिया साथ, जहांगीर ने दिया मौत का हाथ। ये एक बहुत दुखद मोड़ था इतिहास में। इसके बाद 1615 में मेवाड़ अभियान हुआ। जी, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने खुर्रम यानी शाहजहां के नेतृत्व वाली मुगल सेना के सामने संधि कर ली। और संधि की एक शर्त बड़ी अजीब थी। हाँ, कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। ये मेवाड़ की आन का प्रतीक था और जहांगीर ने उसका सम्मान किया। और दक्षिण में क्या चल रहा था? दक्षिण में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर बहुत ताकतवर थे, लेकिन 1616 में खुर्रम ने उन्हें भी संधि के लिए मजबूर कर दिया। और इसी जीत से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को एक उपाधि दी थी। जी, शाहजहां की उपाधि, जिसका मतलब होता है दुनिया का राजा। वाह! वह 1620 में जहांगीर ने एक और बड़ी जीत हासिल की। कांगड़ा का किला जीता, जो उनसे पहले कोई भी मुस्लिम शासक नहीं कर पाया था। इसकी ट्रिक है 1620 कांगड़ा आया जहांगीर के पीस। हाँ, कांगड़ा आया जहांगीर के पीस। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं उस शख्सियत की जो शायद जहांगीर से भी ज्यादा ताकतवर थी। नूरजहां। हाँ, नूरजहां। उनका असली नाम तो मेहरुन्निसा था। जी। उनके पिता का नाम गियाज़बेग था, जिन्हें एतमादुद्दौला की उपाधि मिली। और उनकी माँ थी अस्मत बेगम, जिन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की कला खोजी थी। बिल्कुल। मेहरुन्निसा की पहली शादी शेर अफगान से हुई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद 1611 में जहांगीर ने उनसे शादी कर ली। और इस शादी ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। 1611 से 1622 तक सत्ता एक गुट के हाथ में रही, जिसे नूरजहां जुनता कहते हैं। इस जुनता में कौन कौन था? इसमें खुद नूरजहां थी, उनके पिता एतमादुद्दौला, उनके भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां। तो इसे याद रखने का कोई जुगाड़ है? हाँ, नूर उसका अब्बा, भाई और खुर्रम, 4 लोगों ने किया सब करम। और जहांगीर खुद क्या कहते थे इस बारे में? जहांगीर तो खुद कहते थे, मैंने बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है, मुझे तो बस 1 सेर शराब और आधा सेर कबाब चाहिए। तो वो सियासत से पूरी तरह दूर हो गए थे। हाँ, वो अपनी ही दुनिया में मगन थे, और वो दुनिया थी चित्रकला की। इसीलिए जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था। बहुत ज्यादा। उनके दरबार में बड़े बड़े चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर थे, जो पक्षियों और फूलों के चित्र बनाने में माहिर थे। और अबुल हसन? अबुल हसन इंसानों के चित्र पोर्ट्रेट बनाने में माहिर थे। अच्छा, तो इसे याद रखने का कोई तरीका? बिल्कुल। मंसूर मोर, पक्षी,
अबुल हसन मतलब इंसान, व्यक्ति चित्र, और बिशनदास को भेजा फारस खास। वाह, ये तो पूरी कहानी बन गई। इसी दौर में कई विदेशी यात्री भी भारत आए थे। जी, 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। और फिर 1615 में सर थॉमस रो आए। हाँ, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे, और उन्होंने भारत में व्यापार करने की इजाजत हासिल कर ली। इन दोनों को कैसे याद रखें? बड़ा आसान है। 8 में आया हॉकिंस खान, 15 में रो ने पाया व्यापार का दान। 15 में रो ने पाया व्यापार का दान। ये तो इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। अब कुछ और खास बातें जो अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे कि तंबाकू की खेती। हाँ, भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में ही पुर्तगालियों ने शुरू की थी। हालांकि 1617 में जहांगीर ने इस पर रोक भी लगा दी थी। और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। तुजुक जहांगीरी फारसी में, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे। तो उसे पूरा किसने किया? मोतबिंद खान ने। तो ट्रिक है, तुजुक लिखी खुद जहां ने, पूरी की मोतबिंद खान ने। ठीक है। और आगरा में वो जो खूबसूरत मकबरा है, एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसे नूरजहां ने बनवाया था, ये पूरी तरह से संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत थी। और इसी में पहली बार पित्रा-दूरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ। जी, यानी पत्थर पर जवाहरात जड़ने की कला, जो बाद में ताजमहल में भी दिखी। कश्मीर के बाग भी तो उन्हीं की देन है। हाँ, मशहूर शालीमार बाग और निशाद बाग ये जहांगीर ने ही बनवाए थे। और लाहौर में अनारकली का मकबरा भी। जी, जिस पर एक बहुत भावुक संदेश लिखा है। और एक आखिरी बात, क्या? जहांगीर पहले मुगल बादशाह थे जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे और अपनी कलाई पर राखी बंधवाते थे। अच्छा, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। लेकिन 1627 में भीमवार नाम की जगह पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। और उनका मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे शाहदरा में है। जी, चलिए, तो अब एक बार सबको जल्दी से दोहराते हैं। बिल्कुल। एक क्विक रिवीजन हो जाए। जहांगीर का असली नाम सलीम, जन्म 1569 और राज्याभिषेक 1605। न्याय की जंजीर लगवाए, 12 अध्यादेश जारी किए, शराब अफीम पर रोक लगाई, रविवार बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर रोक। बेटे खुसरो का विद्रोह 1606 में, और 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी। मेवाड़ से संधि हुई 1615 में। खुर्रम को अहमदनगर जीतने पर शाहजहां की उपाधि मिली, और 1620 में कांगड़ा विजय। 1611 में नूरजहां से शादी, और फिर नूरजहां जुनता का प्रभाव। चित्रकला का स्वर्णकाल, उस्ताद मंसूर पक्षियों के विशेषज्ञ और अबुल हसन व्यक्ति चित्रों के। विदेशी यात्री हॉकिंस 1608 में और थॉमस रो 1615 में। आत्मकथा तुजुक जहांगीरी, एतमादुद्दौला का मकबरा जिसमें पहली बार संगमरमर और पित्रा-दूरा का इस्तेमाल हुआ, शालीमार बाग, और मृत्यु 1627 मकबरा शाहदरा लाहौर। इस टॉपिक से इतना ही। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां एक ऐसा नाम जो सुनते ही सीधे ताजमहल की एक छवि मन में ले आता है। संगमरमर में लिखी एक मोहब्बत की कहानी। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी सिर्फ मोहब्बत और इमारतों की नहीं है। ये कहानी है एक शहजादे खुर्रम की जो बादशाह शाहजहां बना। हाँ, ये कहानी है सल्तनत की बुलंदी की और फिर तख्त के लिए हुई एक खूनी जंग की। आज हम इसी दास्तां की परतों को खोलेंगे, कहानियों के जरिए समझेंगे और कुछ दिलचस्प बातें भी जानेंगे। शाहजहां के प्यार से लेकर उसकी बनाई शानदार इमारतों तक, और आखिर में अपने ही बेटे के हाथों कैद होने की उस दर्दनाक हकीकत तक। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं शाहजहां के बचपन से। उसका असली नाम, जैसा आपने कहा, खुर्रम था, और उसका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। और इस तारीख को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है जो हमारे सुनने वालों को पसंद आएगा। अच्छा। हाँ, सोचिए, शाहजहां का बर्थडे 5 जनवरी को है और वो 15 साल का था जब उसने लाहौर में 92 रन बनाए। वाह, तो हो गया 5 जनवरी 1592 लाहौर। ये तो बढ़िया है। उसकी माँ का नाम जगत गोसाई था, जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी थी। उन्हें इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, लेकिन ये अकबर वाली जोधाबाई से अलग थी। ये एक जरूरी बात है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अब आते हैं उसके बादशाह बनने के सफर पर। हाँ। फरवरी 1628 में आगरा में उसकी ताजपोशी हुई। हाँ। और उसने जो उपाधि ली वो बहुत लंबी और शानदार थी।
अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरणे सानी। जी, इस लंबे नाम में जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है किरणे सानी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब होता है दूसरा सिकंदर। अच्छा सिकंदर जिसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा था। जी। तो एक तरह से शाहजहां भी खुद को उसी दर्जे का महान शासक मानता था। अच्छा, ये उसकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। बिल्कुल। और बादशाह बनने से काफी पहले 1612 में उसकी शादी हुई थी अर्जुमंद बानो बेगम से। वो आसफ खां की बेटी थीं और आगे चलकर इतिहास में मुमताज महल के नाम से जानी गई। हाँ, शाहजहां ने उन्हें मलिका ए जमानी की उपाधि दी, जिसका मतलब था जमाने की रानी। और उनकी मोहब्बत की मिसालें तो आज भी दी जाती हैं। लेकिन ये कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही दुखद भी है। 1631 में बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। और यहीं से उस इमारत की कहानी शुरू हुई जिसने शाहजहां को हमेशा के लिए अमर कर दिया। हाँ, यहीं से ताजमहल की नींव पड़ी। और मुमताज की मौत का साल 1631। इसको याद रखने का भी एक भावुक तरीका है। 1631 यानी 1631। मुमताज एक ही थी जिनके लिए शाहजहां ने 3 दुनियाओं को एक कर दिया। ये तो बहुत खूब है। लेकिन देखिए, एक बादशाह की जिंदगी सिर्फ मोहब्बत और इमारतों से नहीं चलती, उसे विद्रोहों का भी सामना करना पड़ता है। सही बात है। 1628 में ही बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह ने बगावत कर दी थी। फिर खाने जहां लोधी नाम के एक अफगान सरदार ने भी विद्रोह किया, जिसे शाहजहां ने सफलतापूर्वक कुचल दिया। पर शायद सबसे दिलचस्प किस्सा तो पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ है ना? हाँ, वो ज्यादा दिलचस्प है। बंगाल के हुगली में पुर्तगाली व्यापारी अपनी मनमानी पर उतर आए थे। वो न सिर्फ नमक के व्यापार पर कब्जा कर रहे थे, बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन भी करवा रहे थे। जी। और ये बात सिर्फ व्यापार या धर्म की नहीं थी, ये मुगल सल्तनत की संप्रभुता को सीधी चुनौती थी। जब ये खबर शाहजहां तक पहुंची तो उसने अपने सेनापति कासिम खान को हुगली भेजा। और 1632 में मुगल सेना ने पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया। बिल्कुल, ये एक तरह का संदेश था कि सल्तनत अपनी सीमाओं के अंदर किसी बाहरी ताकत की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके लिए भी एक ट्रिक है। 1632 में पुर्तगालियों के 32 दांत कासिम खान ने तोड़ दिए। ये तो याद रहेगा। इन विद्रोहों को दबाने के बाद शाहजहां ने अपना ध्यान दक्कन की तरफ लगाया, दक्षिण भारत की ओर। हाँ, 1633 में उसने अहमदनगर की सल्तनत को पूरी तरह से खत्म करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। वहां के निजाम शाही वंश का अंत हो गया। और आखिरी सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में जिंदगी भर के लिए कैद कर दिया गया। अहमदनगर की ये जीत एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इससे दक्कन की 2 और बड़ी ताकतों गोलकुंडा और बीजापुर पर जबरदस्त दबाव बना। तो वो डर गए होंगे। बिल्कुल, वो समझ गए कि शाहजहां से टकराना आसान नहीं है। नतीजा ये हुआ कि 1636 तक इन दोनों सल्तनतों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और सालाना टैक्स देना शुरू कर दिया। और इसके लिए भी हमारे पास मेमोरी ट्रिक्स हैं। अहमदनगर के लिए 1633 यानी 3 लोगों ने मिलकर अहमदनगर को मुगलों में मिला लिया। और गोलकुंडा बीजापुर के लिए 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर ने शाहजहां से 36 का आंकड़ा छोड़ दिया। कमाल है। और दक्कन में मुगल पकड़ को मजबूत करने के लिए शाहजहां ने अपने तीसरे बेटे औरंगजेब पर बहुत भरोसा जताया। उसे 2 बार दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। तो एक तरफ साम्राज्य बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा नुकसान भी मुगलों का इंतजार कर रहा था। हाँ, शाहजहां के दौर की सबसे बड़ी सैनिक और रणनीतिक हार कंधार का हमेशा के लिए हाथ से निकल जाना। कंधार का जाना सिर्फ एक शहर का जाना नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा झटका था। कंधार सिर्फ एक किला नहीं था, वो भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार का एक अहम केंद्र था। सिल्क रूट का एक जरूरी पड़ाव। सही कहा। उसके हाथ से जाने का मतलब था व्यापार पर भारी चोट। साथ ही ये मुगलों की इज्जत पर भी एक बड़ा दाग था। 1649 में फारस के शाह ने इसे मुगलों से छीन लिया। और फिर ये कभी वापस नहीं मिला। कभी नहीं। शाहजहां ने कई कोशिशें की पर सब नाकाम रहीं। करोड़ों रुपए पानी की तरह बह गए। और 1649 को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक। 1649 यानी कंधार बस 49 दिनों में हाथ से गया। ठीक है, तो सैनिक मोर्चे पर इस नाकामी के बावजूद शाहजहां का दौर आज जिस वजह से याद किया जाता है वो है वास्तुकला। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। बिल्कुल। और इस स्वर्ण युग का ताज है ताजमहल। 1631 में काम शुरू हुआ और इसे बनने में करीब 22 साल लगे।
और इसके मुख्य वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने उन्हें नादिरुल असर यानी युग का आश्चर्य की उपाधि दी थी। और उनके साथ प्रधान मिस्त्री थे उस्ताद ईसा। इन नामों को याद रखने का भी एक मजेदार तरीका है। बताइए। ताज बनाने का असर अहमद पर ऐसा हुआ कि वो नादिर बन गया और ईसा ने कहा हाँ, तभी काम शुरू हुआ। ये तो वाकई दिलचस्प है। ताजमहल के अलावा एक और नायाब चीज थी मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस। जी, इसे बनाने वाले कलाकार का नाम था बेबादल खां। ये सिंहासन सोने और बेशकीमती जवाहरात से बना था। कहते हैं इसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं थी, इसीलिए शायद बनाने वाले का नाम भी बेबादल था, मतलब जिसके आगे बादल भी कुछ न हो। क्या बात है। और इसी बेमिसाल सिंहासन में दुनिया का सबसे मशहूर हीरा जड़ा था, कोहिनूर, जो शाहजहां को गोलकुंडा के वजीर मीर जुमला ने तोहफे में दिया था। सही। फिर 1638 में शाहजहां ने एक और बड़ा फैसला किया। उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। हाँ, और इसके लिए यमुना किनारे एक पूरा नया शहर बसाया जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद, आज की पुरानी दिल्ली। और इसी शाहजहानाबाद की शान बना दिल्ली का लाल किला। उसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, खूबसूरत इमारतें, और लाल किले के पास ही बनाई भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, दिल्ली की जामा मस्जिद। ये इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये शाहजहां की ताकत और उसके कला प्रेम का प्रतीक थीं। लेकिन इन्हीं आलीशान इमारतों की दीवारों के पीछे तख्त के लिए एक ऐसी लड़ाई की नींव रखी जा रही थी जो इस सुनहरे दौर का एक बहुत ही दर्दनाक अंत लिखने वाली थी। यहीं से कहानी का सबसे दुखद मोड़ शुरू होता है। 1657 आते आते शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। और उसके बीमार पड़ते ही उसके 4 बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच सल्तनत के लिए जंग छिड़ गई। ये सिर्फ भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2 अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ था शाहजहां का सबसे बड़ा और प्यारा बेटा दारा शिकोह। वो एक विद्वान था, सूफी विचारधारा से प्रभावित, और अकबर की तरह ही एक मिलीजुली तहजीब में यकीन रखता था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ था औरंगजेब, एक कट्टर सुन्नी, बेहद अनुशासित और एक माहिर सेनापति जो मानता था कि सल्तनत को शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। शाहजहां तो दारा को ही अपना वारिस बनाना चाहता था। चाहता तो था, लेकिन तख्त का फैसला तलवारें करती है। लड़ाइयों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। फरवरी 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई हुई, जिसमें दारा के बेटे सुलेमान शिकोह ने अपने चाचा शाहजूजा को हरा दिया। लेकिन असली टक्कर तो अभी बाकी थी। हाँ, असली मुकाबला था दारा और औरंगजेब के बीच। अप्रैल 1658 में धर्मत के मैदान में औरंगजेब और मुराद की मिलीजुली फौजों ने शाही सेना को हरा दिया। और फिर मई 1658 में हुई सामूगढ़ की निर्णायक लड़ाई। जी, ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। इसमें औरंगजेब की बेहतर रणनीति के सामने दारा शिकोह की विशाल सेना टिक नहीं पाई। सामूगढ़ की हार ने मतलब सब कुछ तय कर दिया। हाँ, दारा का भाग्य तय कर दिया था। उसने भागकर जान बचाई, लेकिन औरंगजेब अब हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बन चुका था। 1 साल बाद देवराई की लड़ाई में दारा अंतिम बार हारा और उसे पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने उस पर इस्लाम की अवहेलना का आरोप लगाकर उसे मौत की सजा दे दी। तो मतलब एक बादशाह जिसने दुनिया को मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी दी, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने ही बेटे का कैदी बनकर रह गया। बिल्कुल। 1658 में सामूगढ़ की जीत के फौरन बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। और विडंबना देखिए, उसे किले के मुसम्मन बुर्ज में रखा गया था। जी, एक ऐसी जगह जहां से ताजमहल बिल्कुल साफ नजर आता था। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल खामोशी से उसी ताजमहल को देखते हुए गुजार दिए। उसकी सबसे महान रचना ही उसकी कैद की गवाह बन गई। कितना दर्दनाक अंत है। बहुत। 166 में कैद में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसे ताजमहल में उसकी प्यारी बेगम मुमताज महल की कब्र के ठीक बगल में दफना दिया गया। और इस साल को याद रखने का तरीका 1666, यानी 3 छक्के लगे और शाहजहां की जिंदगी का खेल खत्म हो गया। अब कुछ और जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। उसका बेटा दारा शिकोह,
जिसे उसने खो दिया वो सिर्फ एक शहजादा नहीं था। नहीं, वो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा विद्वान था। जी, उसकी उदार सोच की वजह से इतिहासकार लेन पूल ने उसे लघु अकबर यानी छोटा अकबर कहा है। दारा ने भारतीय दर्शन को समझने की बहुत बड़ी कोशिश की। उसने 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उस किताब को नाम दिया सिर-ए-अकबर यानी सबसे बड़ा रहस्य। हाँ, और इसके लिए ट्रिक है, दारा ने सिर से अकबर की तरह 52 उपनिषद पढ़े। हाँ, उसने मजमूल बहरीन नाम की एक और किताब लिखी जिसका मतलब है दो समुद्रों का संगम, जिसमें उसने हिंदू और इस्लामी विचारधाराओं की समानताओं को दिखाया। अच्छा, शाहजहां के दौर में कई विदेशी यात्री भी तो भारत आए थे। हाँ, और उनकी लिखी बातों से हमें उस समय के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे फ्रांस का डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियर, जिसने उत्तराधिकार के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। फिर फ्रांस का ही एक जौहरी था, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनिया, जिसने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे का जिक्र किया है। एक इटालवी तोपची निकोलाओ हुनुची भी था, जिसने स्टोरियो डी मोगोर लिखी। और एक अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी, उसने दक्कन में पड़े भयानक अकाल का बड़ा दर्दनाक जिक्र किया है। जी, जो बताता है कि आलीशान इमारतों के पीछे आम इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। अच्छा, एक और बात थी सिजदा और पैबोस प्रथा की। हाँ, शाहजहां ने इन पुरानी ईरानी प्रथाओं को बंद करवाया, जैसे सिजदा, जिसमें जमीन पर पूरा लेटकर बादशाह को सलाम किया जाता था। उसे ये प्रथाएं गैर इस्लामी लगीं। तो इनकी जगह उसने चार तस्लीम की प्रथा शुरू की। जी, जिसमें दरबार में 4 बार झुककर हाथ को जमीन से माथे तक ले जाकर सलाम किया जाता था। ये सम्मानजनक था, पर इसमें वो देवत्व वाली बात नहीं थी। तो ये थी शाहजहां की कहानी। मोहब्बत, वास्तुकला, साम्राज्य और फिर रिश्तों का खूनी संघर्ष और एक बादशाह का तन्हा अंत। चलिए अब एक बार तेजी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। जरूर। शाहजहां का असली नाम खुर्रम, जन्म 1592 लाहौर में। पत्नी मुमताज महल, मृत्यु 1631, जिससे ताजमहल की प्रेरणा मिली। उसने जुजार सिंह और खाने जहां लोदी के विद्रोहों को दबाया। 1632 में पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ा, दक्कन में 1633 में अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाया। लेकिन 1649 में कंधार हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। एक बड़ा नुकसान। बनवाया क्या क्या? ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला, जामा मस्जिद। उसके 4 बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। 1658 में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया, जहां 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसका बड़ा बेटा दारा शिको, एक महान विद्वान लघु अकबर, जिसने सिर-ए-अकबर लिखी। इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल जहन में जरूर उठता है। शाहजहां ने एक शानदार सल्तनत तो बनाई, लेकिन वो अपने परिवार को एक साथ नहीं रख सका। हाँ, इतिहास हमेशा इस बात पर विचार करता रहेगा कि अगर सामूगढ़ की लड़ाई का नतीजा कुछ और होता और बादशाह अकबर के विरासत को आगे बढ़ाने वाला दारा शिकोह बनता, तो क्या आज हिंदुस्तान का इतिहास और उसकी संस्कृति कुछ अलग होती? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वक्त के पन्नों में ही कहीं दफन है। इस टॉपिक से इतना ही।